Hello and welcome to Prep IAS. My name is Tushant Yadav and today this explainer is all about India's Deep Ocean Mission. तो 17 जून को कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है भारत के डीप ओशन मिशन को. Now this topic becomes important from pre as well as means perspective. तो हम जानेंगे कि इंडिया का डीप ओशन मिशन है क्या कंपोनेंट्स है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या चैलेंजेस हैं एंड कंक्लूजन क्या होना चाहिए. तो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज रहेगा इसका डीप ओशन मिशन का. अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना वैल्यूबल फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में. कुछ भी जो भी आपका फीडबैक हो, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी फीडबैक हो, आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि हम इम्प्रूव कर सकें और आपकी स्टडी को, आपकी नॉलेज को कॉम्प्रिहेंसिव बनाने में मदद कर सकें. चलिए स्टार्ट करते हैं भारत का डीप ओशन मिशन. सबसे पहली बात प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिनिस्ट्री कौन है मिनिस्ट्री जो रिस्पॉन्सिबल है. मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो अर्थ साइंस की मिनिस्ट्री है, ये याद रखिएगा. प्री के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूं बार बार क्योंकि मिनिस्ट्री के नाम वहां पर दे देते हैं कि कौन इंप्लीमेंट कर रहा है भारत का डीप ओशन मिशन. तो इंप्लीमेंटेशन में क्या होगा, अर्थ साइंस की मिनिस्ट्री है. अर्थ साइंस की मिनिस्ट्री क्यों है, इसका लॉजिक भी आपको समझ में अभी आ जाएगा. ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है डीप सी माइनिंग. तो भारत का डीप सी मिशन है, यानी समुद्र तल के, बिल्कुल समुद्र तल के नीचे जाकर हमको देखना है. वहां पर करना क्या है, जो सी बेड है यानी समुद्र का जो तल है वहां पर हमको माइनिंग करनी है. ठीक है, माइनिंग करनी, लेकिन कहां पर करनी है. समुद्र तो बहुत बड़ा है, इंडियन ओशन है, पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है. तो करना कहां पर है, देखिए एकदम लॉजिकल वे में चलेंगे. ऑब्जेक्टिव है माइनिंग करना, तो सवाल उठा कि भाई माइनिंग कहां करना चाहिए. आपके दिमाग में भी ये सवाल उठना चाहिए. तो करना है सेंट्रल इंडियन ओशियन बेसिन में. सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन, इस पे करनी है माइनिंग. अब ये है कहां पर, ये भी देख लेते हैं. ये यहां पर है, ये इंडियन ओशन है, ये इंडिया है, ये इंडियन ओशन है और ये है सेंट्रल इंडियन ओशियन बेसिन. समझे इस चीज को, हर चीज को लॉजिकल वे में ही लेकर चलेंगे. मैंने आपको बताया कि मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस. ऑब्जेक्टिव क्या है, डीप सी माइनिंग करना है. माइनिंग करना है तो कहां पर करना है, सेंट्रल इंडियन ओशियन बेसिन पर माइनिंग करना है. आपने लोकेशन अब देख ली. नाउ यहां पर भी कितना किलोमीटर स्क्वायर, 75,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है. याद नहीं करना है, ठीक है, 75,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है. ये बस आपको पता होना चाहिए लगभग, पर ये नंबर याद करने की जरूरत नहीं है. बस याद ये होना चाहिए कि सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में इसको माइनिंग की परमिशन मिली है. अब परमिशन मिली है कि यहां पर हम माइनिंग कर सकते हैं, तो फिर परमिशन दी किसने, वो अथॉरिटी कौन है. अथॉरिटी है यूनाइटेड नेशन की इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी. ये सब नोट करते चलिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्री पर्सपेक्टिव से. मेंस के पर्सपेक्टिव से भी आएंगे अभी. अथॉरिटी क्या है, यूनाइटेड नेशन की इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी. यूएन क्लॉज आपने सुना होगा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी. उसके जरिए एक ऑटोनोमस बॉडी बनाई गई ताकि डीप सी माइनिंग जब किसी को करना हो तो ये एरिया ऑथराइज करेगी कि कौन सी कंट्री कहां पर डीप सी माइनिंग कर सकता है. तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी इज अ ऑटोनोमस बॉडी और किस लॉ के अंतर्गत बनाई गई है, यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी. समझ आ रही चीजें. तो आपने ये समझ ली कि डीप सी माइनिंग ऑब्जेक्टिव है, करना कहां पर है, सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में करना है. अथॉरिटी किसने दी है ये करने की, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ने दी है. बहुत बढ़िया. नाउ ये हमको माइनिंग करना है, ये तो ठीक है. इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, माइनिंग क्यों करना चाहते हैं हम. माइनिंग इसलिए हम करना चाहते हैं क्योंकि हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स. तो पीएमएन, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स. ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स होते क्या हैं, इसका एक्सप्लॉयटेशन हम क्यों करना चाह रहे हैं. वहां पर जाकर डीप ओशन में जाकर माइन करके हम ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स क्यों निकालना चाह रहे हैं. दे आर द पोटैटो शेप. ये पोटैटो शेप के होते हैं कुछ ऐसे. एंड रॉक स्कैटर्ड ऑन द सी बेड. तो पोटैटो शेप्ड रॉक हैं जो कि सी बेड में ये स्कैटर्ड होते हैं और इनके अंदर होता है आयरन, निकल, मैंगनीज, कोबाल्ट एंड कॉपर. क्या होता है भाई, आयरन, निकल, मैंगनीज, कोबाल्ट एंड कॉपर और अदर्स भी होते हैं, पर ये इंपॉर्टेंट है. तो ये कुछ सी बेड में आपको ऐसे दिखेंगे, दिख रहा है आपको, ये कुछ ऐसा दिखेंगे सी बेड पे. और ये होते कैसे, ऐसे होते हैं. और इनके अंदर क्या होता है, आयरन, निकल, मैंगनीज, कोबाल्ट एंड कॉपर और भी अदर एलिमेंट है
पर ये इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? हम पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स क्यों एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं, वहां पर जाकर इसकी माइनिंग क्यों करना चाह रहे हैं? क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के डीप ओशन मिशन की? यही इंपॉर्टेंस है कि पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स जब जाकर निकालेंगे तो यहां से अगर हमने पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स निकाला, ये एरिया की बात कर रहा हूं, सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन की, तो यहां पर 380 मिलियन मेट्रिक टन पॉलीमेटालिक नोड्यूल है। पॉलीमेटालिक नोड्यूल कितना है? 380 मिलियन मेट्रिक टन। अगर हमने इसका 10% भी एक्सप्लॉइट कर लिया, यानी 38 मिलियन मेट्रिक टन भी एक्सप्लॉइट कर लिया, तो 100 ईयर्स के लिए इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी हो जाएगी। यानी हम एनर्जी के मामले में सिक्योर हो जाएंगे 100 ईयर्स तक। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस polymetallic nodule and this central Indian Ocean basin and this India's deep ocean mission। समझ रहे हो ये चीजें कनेक्टेड कैसे हैं? ये कनेक्ट कर पा रहे हो कि भाई हम गए तो वहां पर गए क्यों? हमने, ठीक है, हमको अथॉरिटी किसने मिली आप ये समझ गए। और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस क्यों? क्योंकि अर्थ साइंस जाकर एकदम तल पर, ओशन के एकदम तल पर, बेड पर बैठकर उस बेड में जो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हैं उनकी माइनिंग कर रहे हैं। माइनिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उससे हमारे 100 ईयर्स की, अगर हमने 10% भी एक्सट्रैक्ट कर लिया तो 100 ईयर्स तक हमारी एनर्जी सिक्योरिटी में कोई भी कंसर्न नहीं होंगे। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी में हम उसको अचीव कर लेंगे। समझ रहे हैं ये चीजें? ठीक है, तो हमारा मेन थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है? एनर्जी सिक्योरिटी। एकदम लॉजिकल वे में आपने 3 चीजें समझी यहां पर कि हम डीप सी माइनिंग करेंगे, सेंट्रल इंडियन ओशियन बेसिन पे जाकर करेंगे, अथॉरिटी दी है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ने, ठीक है, और वहां पर जाकर ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम जाकर डीप ओशन में जाकर हम पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उनको एक्सप्लॉइट करेंगे। अगर हमने 10% भी वहां पर अगर ऐसा कर लिया तो 100 ईयर्स के लिए हमारी एनर्जी सिक्योरिटी में हमें मिल जाएगी। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इंडियाज डीप ओशन मिशन। तो ऑब्जेक्टिव समझ गए और साथ में आपने इंपॉर्टेंस भी समझ लिए। यहां पर अगला है, इसके 6 कंपोनेंट है, 6 कंपोनेंट है हमारे इंडिया के डीप सी मिशन के। ये कंपोनेंट क्या है, 1 बाय 1 हम देख लेते हैं। फर्स्ट है क्या? मैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल। मैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल यानी ऐसा व्हीकल, ऐसा कुछ देखिए, मैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल का मतलब है कि हमको समुद्र के तल तक जाना है, तो जिसमें जाएंगे वो व्हीकल होगा, उसको बोलेंगे हम सबमर्सिबल व्हीकल। और मैन्ड क्यों? क्योंकि इंसानों को बैठाकर हम उसको समुद्र के 6000 मीटर नीचे तक भेजेंगे। देखिए एवरेज जो डेप्थ होती है ओशन की वो होती है 4000 मीटर। एवरेज कह रहा हूं, इसीलिए एवरेज 4000 मीटर होती है डेप्थ, लेकिन कहीं पर ज्यादा, कहीं पर कम हो सकती है, कहीं पर 2000 मीटर हो सकती है, कहीं पर 6000 मीटर भी हो सकती है। तो सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन पे हम जाएंगे जहां पर क्या है, उसकी 6000 मीटर अगर वहां पर है तो वहां तक भी ये पहुंच सकता है, ऐसा व्हीकल हम बनाएंगे। तो इसकी कैपेसिटी क्या है? इसकी कैपेसिटी है कि 3 पीपल को 6000 मीटर तक ये ले जा सकता है विद साइंटिफिक सेंसर एंड टूल्स। और वो वहां पर जाकर करेंगे क्या? वहां पर जाकर वो रिसर्च करेंगे, माइनिंग करेंगे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स की और एनर्जी सिक्योरिटी में हेल्प करेंगे इंडिया की। समझे इस बात को? समझ आई बात? चलिए, सेकंड कंपोनेंट क्या है? डेवलपिंग ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विस। तो ओशन में क्या हरकतें हो रही हैं, उससे क्लाइमेट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसकी एडवाइजरी सर्विस, यानी ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विस। नाम पे ही है, नाम में ही है सब कुछ, क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज को हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं ये सब चीजें कर कर। तो हम ओशन में क्या सिचुएशन है उससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज कैसा होगा। तीसरी चीज, सर्चिंग फॉर डीप ओशन फ्लोरा एंड फौना इंक्लूडिंग माइक्रोब्स। तो हम वहां पर डीप ओशन में जाकर फ्लोरा एंड फौना को भी सर्च करेंगे, माइक्रोब्स को भी सर्च करेंगे और देखेंगे किस माइक्रोब को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उस पर हम रिसर्च करेंगे। थर्ड कंपोनेंट ऑफ दिस मिशन। फोर्थ, एक्सप्लोर एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल सोर्सेज फॉर हाइड्रोथर्मल मिनरल्स। ये हाइड्रोथर्मल मिनरल्स क्या हैं? दे आर द सोर्स ऑफ प्रीशियस मेटल्स। तो ये प्रीशियस मेटल्स के सोर्स हैं हाइड्रोथर्मल मिनरल्स। तो इनका एक्सप्लोरेशन करेंगे, इनको आइडेंटिफाई करेंगे कि कहां पर ये अवेलेबल हैं और इनको भी एक्सट्रैक्ट करेंगे। दिस इज द फोर्थ कंपोनेंट। नाउ फिफ्थ कंपोनेंट इज प्रिपेयरिंग डिटेल्ड इंजीनियरिंग डिजाइन फॉर ऑफशोर थर्मल एनर्जी कन्वर्जन डीसैलिनाइजेशन प्लांट। देखिए डीसैलिनाइजेशन का मतलब होता है कि वाटर से, सलाइन वाटर से हम सारे मिनरल्स और सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट कर लें।
तो उससे क्या होगा, वो वाटर क्या हो जाएगा, फ्रेश वाटर बन जाएगा। उसको हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं या इंडस्ट्रीज के लिए भी यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी कर सकते हैं। तो पहली चीज तो ये हो गई कि हम फ्रेश वाटर बना सकते हैं। दूसरी चीज ऑफशोर थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ये क्या है भाई, देखिए जो ओशन होता है उसके सरफेस पे कुछ और टेम्परेचर होता है और नीचे डीप सी पर कुछ और टेम्परेचर होता है। ट्रॉपिकल रीजन में सरफेस पर बहुत हीट होती है, सन की रेस पड़ती है, तो यहां पर वार्म होता है, माफ कीजिएगा, यहां पर वार्म होता है और यहां पर कोल्ड होता है। टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण हम क्या कर सकते हैं, इस टेम्परेचर डिफरेंस को यूज करके हम थर्मल एनर्जी बना सकते हैं। कैसे भाई, हम अमोनिया ऐसा फ्लूइड लें, अमोनिया जैसा फ्लूइड लें जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो, उसको सरफेस पे हम बॉईल करके उसकी वेपर बना ले। वेपर बनाने के बाद उसको कोल्ड वाटर की मदद से हम क्या करें, उस वेपर को कंडेंस कर ले। कंडेंस करने के बाद उसको टरबाइन में डालकर टरबाइन को घुमाएं और मैकेनिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करें। इससे क्या होगा, एनर्जी सिक्योरिटी मिलेगी इंडिया को। समझ रहे हो, ये पूरा प्रोसेस जानने की जरूरत नहीं है, बस मैं ये कह रहा हूं कि फिफ्थ कंपोनेंट क्या है कि हम इंजीनियरिंग डिजाइन ऐसी बनाएंगे ताकि ऑफशोर थर्मल एनर्जी कन्वर्जन डीसैलिनाइजेशन प्लांट ऐसा हो सके। यानी दो हमारे मेन मोटिव पूरे हो सके, एनर्जी सिक्योरिटी और फ्रेश वाटर भी जनरेट कर सके ड्रिंकिंग के लिए एज वेल एज इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। समझ रहे हैं चीज। एंड द सिक्स्थ कंपोनेंट इज ग्रूमिंग एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ ओशन बायोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। यानी हम एक्सपर्ट्स को बनाएंगे किस फील्ड में, ओशन बायोलॉजी एंड इंजीनियरिंग में। क्यों, ताकि जितना भी रिसर्च हो रहा है उसको कैसे ट्रांसलेट करके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज किया जाए, कैसे प्रोडक्ट का डेवलपमेंट किया जाए, वो कौन से प्रोडक्ट होंगे जिसका डेवलपमेंट किया जाए, इन सब चीजों पर भी जो काम करेगा वो कौन होंगे, ये एक्सपर्ट। तो ऐसे एक्सपर्ट को हमको ग्रूम करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। दीज आर द 6 कंपोनेंट ऑफ दिस इंडिया सी डीप सी मिशन। समझे आप, 6 के 6 कंपोनेंट समझ गए, बहुत बढ़िया। नाउ आपने ये समझा कि डीप ओशन मिशन का क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, क्या इंपॉर्टेंस है एंड 6 कंपोनेंट है क्या। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, चैलेंज है एनवायरमेंटल चैलेंज। तो भाई आप डीप सी में जाकर एकदम माइनिंग कर रहे हो तो वहां की इकोलॉजी को आप डिस्टर्ब कर रहे हो। दिस इज द बिगेस्ट एनवायरमेंटल चैलेंज एंड कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस। नाउ जब भी इकोनॉमी की बात करें, हमेशा एनवायरमेंट को भी नुकसान नहीं करना चाहिए। यानी इकोनॉमी और एनवायरमेंट थोड़ा सस्टेनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इकोनॉमी के चक्कर में पूरा एनवायरमेंट को बर्बाद कर देना, नहीं, एनवायरमेंट को भी सस्टेनेबल तरीके से यूज करना है और इकोनॉमी को भी प्रमोट करना है। यानी इकोनॉमी बढ़ेगी, जब हम एनर्जी सिक्योरिटी होगी तो क्या होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। बेसिक सी बात है, इंडस्ट्रीज चलेंगी, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज रन कर पाएंगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार मिलेगा, वो काम कर पाएंगे, उनकी इनकम बढ़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा होगा, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। लेकिन साथ में इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को भी ध्यान देना है। यानी कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हैं, इकोनॉमी इज गुड, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को भी हमें फोकस करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट को इकोलॉजी से, इन्वायरमेंट को इकोनॉमी से समतल करके चलना पड़ेगा। यानी दोनों के बीच में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। तो कुछ इस प्रकार से आप कंक्लूजन में इसको लिख सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट इंडियाज डीप ओशियन मिशन। तो आपको मजा आया या नहीं मजा आया, आप समझे, पूरा लॉजिक समझा आपने, किस तरह से हमने इसको पूरा कवर किया। और ये देखिए ब्यूटीफुल इमेज में आपके लिए लगा के आया हूं कि कंक्लूजन में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हमने आज क्या पढ़ा, ऑब्जेक्टिव क्या था ये समझा, इंपॉर्टेंस क्या है डीप ओशन मिशन की, वहां पर जाकर हम कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं ये समझा, उसके 6 कंपोनेंट क्या है ये समझा, सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, एनवायरमेंटल चैलेंज, एंड लास्ट में कंक्लूजन क्या होना चाहिए, इकोनॉमी के साथ एनवायरमेंट को बैलेंस करके सस्टेनेबल एनवायरमेंट की तरफ भी हमें जाना चाहिए, हमें चीजों का सस्टेनेबल यूज करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।